के अंतर्गत हमारा वायु दबाव ज्योग्राफी का। तो वायु का उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब, जो कि आपको पेज नंबर 35। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अभी समदाब रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र पर एक ऐसी रेखा है जो दो स्थानों के दाबों को मतलब चिन्हित करती है। ठीक, उसी को हम लोग समदाब रेखा कहते हैं। बताया गया कि समदाब रेखा के चित्र को ध्यान से आपने तो देखा ही होगा, कहीं पर एल लिखा है तो कहीं पर एच लिखा है। कहाँ पर जी, किसमें था? तो समदाब रेखा में कहीं पर आपने एल लिखा देखा तो कहीं पर एच लिखा देखा। जिन स्थानों का हवा का दबाव उसके आसपास के हवा के दबाव से ज्यादा होता है उसे उच्च वायु दाब क्षेत्र कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, हो रहा है कि जिस स्थान के हवा का दबाव अपने आसपास के इलाके से, जिस स्थान का वायु दाब अपने आसपास के क्षेत्र से ज्यादा होगा उसको ज्यादा वाला उच्च दाब कहेंगे, यानी उच्च दबाव क्षेत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर ना इसको एच से का, एच से हाई हो गया। यानी यहाँ पर ये जो इतना गोला किया है ना, ये गोला में दिखा दिया रहा है कि 1016 मिली बार यहाँ का वायु दबाव है, और ऐसा अगल बगल वाला कम है, और गोलका में मतलब कहा जाए तो आपको ज्यादा वायु दाब देखने को मिलेगा। और जिस स्थान के हवा दबाव अपने आसपास के क्षेत्र से कम है उसको निम्न दबाव क्षेत्र यानी एल यानी लोएस्ट ऐसे करके देते हैं। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि जितना भी हवा यहाँ पर 1008, 1092 और ये हमको लग रहा है कि आपका यहाँ पर 992 और उसका से ये कम है, इसीलिए इसको एल से करके दिखाया गया। यानी यहाँ पर आपको दो चीज मिला कि ऊंचा वाला को एच, नीचा वाला को जो कम है उसको लोएस्ट को एल, और उससे भी बड़ी बात कि वो अपने आसपास के क्षेत्र से अपने आप को दिखला रहे हैं कि ज़्यादा है अपने आसपास के क्षेत्र से तेज से दिखाया, अपने आसपास के क्षेत्र से जहाँ कम है उसको एल से दिखाया। यहाँ एक पिक्चर है, दो ठो देखिए। वायु का उच्च वायु दाब इसमें दिखाया गया पहला पिक्चर में कि वायु का उच्च दाब क्या होता है और वायु का निम्न दाब क्या होता है। उच्च दाब के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा कि जहाँ पर ताप कम होगा वहाँ दबाव ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा जैसे भूमध्य रेखा वहाँ पर दाब हो जाएगा, दाब मतलब दबाव कम हो जाएगा। अब आइए ये दोनों में तनी अंतर करते हुए हम लोग देखें क्या दुनिया सिखलानी चाहिए। तो बताया गया कि जिन क्षेत्रों में हवा की गति कम होती है, हवा की गर्मी, हवा भी गर्म, तो जिन क्षेत्रों में पहला पिक्चर में दे रहा है कि जिन क्षेत्रों में हवा की जो गर्मी होगी कम होती है। अब हवा है, हवा की गर्मी होगी कम, यानी हमको लग रहा है कोई इलाका होगा ठंडा जो हमारा मन कर रहा है, अर्थात पृथ्वी के शीतल और ठंडे क्षेत्रों में हवा का उच्च दबाव दे, यानी कि हवा कम गर्म है, और कम गर्म होने के कारण हम लोगों को पता चला कि वो शीतल क्षेत्र है, और शीतल क्षेत्र होने के चलते हमने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ ठंडा वहाँ दबाव हो जाएगा ज़्यादा। और जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में या ठंड ध्रुवीय क्षेत्र में आपको देखना है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में भी जाइएगा तो दबाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, या ध्रुवीय क्षेत्र चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव जो कि 90-90 डिग्री पर होता है वहाँ पर भी दबाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक इसके विपरीत क्या देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी ज़्यादा होती है, अब हवा जो है, हवा की जो गर्मी है हवा गर्म है, और हवा के गर्म होने से बताया जाता है कि उन क्षेत्रों में हवा को निम्न दबाव दिखाई दे, यानी हवा में जो दबाव होगा वो कम हो जाएगा। जैसे अब ये कहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसा दृश्य देखेगा, यानी जहाँ पर हवा गर्म है वहाँ के हवा का दबाव क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में हवा यानी जिन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर दबाव होगा कम। ऐसे तो पढ़ते रहेंगे हरदम। फिर इधर पहला पिक्चर में आइएगा तो देखिएगा कि बोल रहा है कि उच्च दबाव वाले क्षेत्रों की हवा संकुचित होती है, यानी उच्च दाब का मतलब, कहने का मतलब बोला है कि उच्च दाब यानी ताप क्या होगा, कम होगा। जहाँ ताप कम होगा वहाँ की सारी हवाएं आपस में सिकुड़ जाएगी,
ठीक उसके विपरीत में चल रहे हैं, तो वहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा कि जिन ताप वाले क्षेत्रों की हवा फैली हुई है, यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि जिन उस क्या लिखा जी, निम्न लिखा है ना, निम्न चाप यानी कि चाप कम है, यानी यहाँ ताप क्या होगा ज्यादा, और ऐसे क्षेत्रों में हवा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैलने के चलते हवा हो जाएगी हल्की और घनत्व तो हो जाएगा कम। फिर उसके नीचे आइएगा, ये हो गया आपका उच्च वायु दाब में पहला वाला में। तो यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा कि वायु की निम्नता यानी कि वायु के निम्न चाप के कारण हवा का उच्च, मतलब वायु की निम्नता के कारण हवा का उच्च दबाव उत्पन्न होता है। यानी वायु की निम्नता के कारण एक तरह से कहा जाए तो हवा का उच्च दबाव होता है, अर्थात ठंडे क्षेत्रों की हवा ठंडी और भारी होकर जमीन के सतह की ओर चली जाती है। जो ठंडा कोई इलाका होगा, चाहे धुरिया हो, तो धुरिया क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र की ठंडी हवाएं, ठंडे क्षेत्र की ठंडी हवाएं भारी होकर जमीन की सतह पर चलते, जो हवा हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे ही रह जाएगा। और इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी के सतह पर जो घनापन यानी जो घनत्व होगा हवा का वो ज्यादा हो जाएगा। डिक्टो इसके विपरीत अगर उधर जाइएगा तो वायु के ऊर्ध्वमुखी के कारण हवा पर निम्न दबाव देखने को मिलेगा। और यहाँ क्या होता है कि गर्म क्षेत्र का बात हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर हवा हल्की होकर, यहाँ पर बता रहे गर्मी क्षेत्र में कि यहाँ पर हवाएं जो होगी वो गर्म होकर सब ऊपर चली जाती है। और इस प्रकार से पृथ्वी की सतह का यानी नीचे का जितना हवा है वो तो सब चला गया ऊपर, यानी नीचे में हवा की संख्या हो गया कम, घनत्व हो गया कम, दबाव भी हो गया। उसके बाद देखिए आपका लास्ट पॉइंट, शीतल और भारी हवा में जलवाष्प बहुत कम रहता है। वो ये नया चीज आनी, शीतल मतलब ठंडा, भारी मतलब एक तरह से कहा जाए ठंडा, जो हल्का गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, और जो भारी रहेगा वही ना, मतलब ठंडा हवा वही ना नीचे रहेगा। तो सिंपल भाषा में हमने क्या समझा कि शीतल और भारी हवा में जलीय वाष्प बहुत कम रहता है, यानी उसके अंदर में जो जलवाष्प होगा ना वो बहुत ही कम होगा। और बताए जिसके कारण उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में साधारणतः आपको क्या देखने को मिलेगा, उच्च दबाव यानी जहाँ पर ताप होगा कम, और ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेघ बारिश कुछ नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि ठंडा इलाका में ना जलवाष्प नहीं होगा, हवा में जल की मात्रा नहीं होगा, और जब हवा में जल की मात्रा ही नहीं होगा तो एक तरह से ना तो बादल बनेगा, जब बादल नहीं बनेगा तो मेघ नहीं आएगा, और बारिश कुछ नहीं होगा। यानी जो बारिश होता है उसके पीछे रीजन यही होता है कि उस हवा में जल की मात्रा होता है, जलवाष्प होता है, वही जलवाष्प गर्म होकर ऊपर जाएगा, वही जाकर बादल बनाता है। और जब हवा तुम्हारा क्या है, हवा एक तरह से कहा जाए वहाँ का इलाका ही ठंडा है, हवा ही ठंडा, तो उसमें जलवाष्प होगा नहीं तो एक तरह से मेघ और बारिश होगा ही नहीं। वहीं आप दूसरे तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको कि गर्म हवा में क्या होता है कि गर्म हवा का ऊपरी सतह ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण वाष्प घनीभूत होकर जल और वाष्प के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो गर्म हवा में आपको जलवाष्प देखने को मिलेगा, और जलवाष्प होने के कारण यही हवा ऊपर जाकर एक तरह से जल और बर्फ के टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है, जिसके चलते गर्म इलाका यानी कि जिसका वायु दाब होगा कम, ऐसे इलाके में आपको देखने को मिलेगा बारिश, तूफान और अशांत मौसम दिखाई देता है। बारिश भी होगा क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प है। आगे देखिएगा आपका दिया है कि वायु प्रवाह होती रहती है, उच्च वायु दाब क्षेत्रों से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ हवा बहती है। यानी हवा का बहने का जो सिलसिला दिखाया गया कि हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से
उच्च दबाव क्षेत्र से, यानी आपको दबाव दिमाग में रखना है कि उच्च दबाव से हमेशा निम्न दबाव के बहती है, अर्थात हवा के बहने का मुख्य कारण इसके दबाव में भिन्नता होता है। हम लोग कुछ और सोचते थे, पर यहाँ आपको पता चल गया हो कि वो हवा में जो दबाव होता है ना, दबाव के चलते ही हवाएं बहा करती है, जहाँ ऊंचा रहेगा उधर से निम्न की ओर चला करती है। और वायु प्रवाह के माध्यम से ही पृथ्वी पर उच्च दबाव और निम्न दबाव के क्षेत्र सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य का मतलब तालमेल, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इधर में जैसे मतलब हम लोग क्या पढ़े कि दबाव के उल्टा ताप जाता है, ताप के उल्टा दबाव जाता है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ने को मिला है कि जहाँ दबाव ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा यानी ताप क्या होगा, कम। तो जहाँ दबाव ज़्यादा होगा उधर से हवाएं मतलब कहा जाए तो निम्न दबाव की ओर चला करती है। हम दबाव से चल रहे हैं। दबाव क्षेत्रों बीच में सामंजस्य बना रहता है। हवा के दबाव में जितना भिन्नता होती है, निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में दबाव जितना कम होता है, हवा का दबाव बराबर करने के लिए आसपास की उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से हवा उतनी तेज गति से इन क्षेत्रों में चला करता है। यानी यहाँ बताया कि अगर दो क्षेत्र के बीच में दबाव अलग अलग होगा, तुम्हारे भी दबाव कम, इधर के इलाके में दबाव ज्यादा, अब दोनों में अलग अलग है, तो इधर की हवाएं ना उधर दोनों को बराबर करने के लिए एकदम तेजी से चलेगी। और ये तब तक मतलब तेजी से हवाएं इससे चलते क्या होता है, हवा चलने लगता है और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों बराबर ना हो। जैसे मानिए कि एक डब्बा में पानी ज़्यादा एक में कम ले लीजिए और दोनों के बीच में कोई पाइप का माध्यम हो, तो देखिएगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए तब तक इधर से उधर पानी मतलब जमीने पर होगा, पानी बराबर चलता रहता है। ये बहुत तेज गति से आने के कारण हवा कभी कभी विध्वंस रूप धारण कर लेता है, बहुत तेज चलने का। और इसी के चलते कभी कभी आपको टाइफून, साइक्लोन, चक्रवात भी, या तूफान या टॉर्नेडो, ये सभी हवाएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपका कुछ गृह कार्य यानी होमवर्क दिया गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं, वहाँ पर उष्णता कितना होता है, वायु दाब कितना होता है। वहीं पुरी का समुद्री किनारे के बारे में बताया, जहाँ की ऊंचाई 0 मीटर बतलाया गया है, ठीक। और बताया उष्णता 20 डिग्री, यानी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। और वहाँ मिली बार में देखिएगा तो 1000 मिली बार है। अब वो रहा कि ये दोनों स्थानों का मौसम कैसा हो सकता है। यदि आपको किस समुद्र किनारे से माउंट एवरेस्ट जाना पड़े तो आपके रोजमर्रा जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में अपने जिले, राज्य, अपने देश में आने वाली आंधी, चक्रवात की तस्वीर ऊपर में लिखी सामग्री समाचार पत्रों में इकट्ठा कर एक कोलाज तैयार कर नोटबुक में चिपका कर अपनी कक्षा में सबको जरूर दिखाएं।